तो भाई लोग इंतजार की घड़ी अब करीब आती जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा यूएफसी फाइट कार्ड यूएफसी 319 इस संडे को होने वाला है। हमजा चिमाएव को फाइनली अपना यूएफसी मिडिलवेट टाइटल शॉट मिलने वाला है ड्रीकस डुप्लेसी के अगेंस्ट, जो इस समय चैंपियन है। उसके अलावा एरन पीको जो एक बहुत बड़ी पहेली चलते हुए आ रहे हैं। पहले उनकी मॉफ्सा एवलोव से फाइट स्केड्यूल हुई थी फेदरवेट डिवीजन में, अब वो मॉफ्सा एवलोव ने इंजरी की वजह से पुल आउट कर दिया। अब आए हैं लेकिन लेलोन मर्फी जो एक अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट सिमिलर टू मॉफ्सा एवलोव, वो भी एक अनडिफीटेड फेदरवेट प्रोस्पेक्ट चलते हुए तो आ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर में बात करूंगा उसके बारे में। काया सुगुरा अपना कमबैक मार रहे हैं। उसके अलावा अंडर कार्ड में भी कुछ बहुत बढ़िया फाइट्स हैं। एक एक करके जो मेन कार्ड की 5 फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा, उनका एक ब्रेकडाउन दूंगा, टुवर्ड्स एंड अपना एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। फिर एक द बेड में प्रीलिम्स के थ्रू भी जल्दी जल्दी से जाऊंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते ही वीडियो में तो पहले आते हैं यार मेन कार्ड की सबसे पहली वाली फाइट, काया साकुरा वर्सेस टिम एलियट। अब देखो यार, टिम एलियट जो है 29 साल के मेरे ख्याल से हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड में ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दो फाइट के अंदर अंदर उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट सॉर्ट ऑफ, मतलब वो रैंकिंग्स में है अभी भी फ्लाईवेट की, लेकिन वो परफेक्ट फाइट है एक कमबैक के लिए फॉर काया साकुरा। काया साकुरा जो है राइजन प्रमोशन, राइजन से ही आए मेरे ख्याल से, राइजन से आ रहे हैं, बहुत बड़े जापानी प्रोस्पेक्ट है वो। उनको आते हुए सीधा टाइटल शॉट मिला था अलेक्जेंडर पैंटोजा के अगेंस्ट, लेकिन पैंटोजा की सुपीरियर ग्रैपलिंग ओवरऑल बस थोड़ा स्टीम रोल कर दिया काया साकुरा को। शायद बहुत ही बड़ा एक मोमेंट था या पैंटोजा इज जस्ट दैट गुड, लेकिन एक राउंड के अंदर अंदर उन्होंने उनकी बैक ली ली और उनको वो चोक मिल गया। ठीक है, बगैर मतलब एक बहुत ही एक क्लोज मोमेंट आया था, बहुत ही ऊ आ वाला मोमेंट आया था जब काया साकुरा ने एक फ्लाइंग नी ट्राई किया था। वो ऑलमोस्ट लैंड कर गया था पैंटोजा पे, और वो अगर वो क्लीन चिन पे लगता शायद हमको नॉकआउट मिलता। लेकिन बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट था। एक काया साकुरा एक बहुत ही एक फ्रेश, क्या कहते हैं, फ्रेश वेव है फ्लाईवेट डिवीजन में। उनके अगेंस्ट अब टिम एलियट बैठे तो हैं। देखो यार, सिंपल बात मैं आपको इसके बारे में ब्रेक डाउन दे रहा हूँ। ये एक बाउंस बैक फाइट है काया साकुरा के लिए। टिम एलियट इसको ऑन द फीट नहीं जीतने वाले हैं। काया साकुरा एक बहुत स्किल्ड और डायनामिक स्ट्राइकर है, नॉकआउट आर्टिस्ट भी उनको आप मान सकते हो। तो ऑन द फीट टिम एलियट के पास बहुत कुछ नहीं रहेगा। स्पीड काया साकुरा की भयानक रहेगी। एक ही तरीका है टिम एलियट का जीतने का, लगातार रेसल करो, लगातार आप रेसल करो काया साकुरा के साथ। लेकिन आप पैंटोजा नहीं हो, आप उनको टेक डाउन करके अचानक से उनके बैक लेके उनको रियर नेकेड चोक नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है उस फाइट में। टिम एलियट के पास यार फीट पे कुछ बहुत थ्रेट रहेगा नहीं। काया साकुरा 2-3 पंच खाएंगे, उनको लगेगा कि चलो ठीक है यार, कुछ ज़्यादा फियरफुल नहीं है, मतलब मुझे कुछ इनसे डर नहीं लग रहा है बेसिकली। और फिर वो अपना ऑफेंस लैंड करना चालू करेंगे एंड इवेंचुअली स्पीड की वजह से उनके हुक जल्दी पहुंचेंगे, उनका नी जल्दी पहुंचेगा। हर एक्सचेंज में काया साकुरा वुड बी जस्ट बिट फास्टर एंड उनको टिम एलियट की चिन मिलेगी ही मिलेगी। मैं फर्स्ट राउंड की बियॉन्ड ये फाइट जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यार सही बताऊं तो नॉकआउट ये डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड गया भी, सेकंड राउंड में पक्का उनको मिल जाएगा, इतना तो मैं क्लियर हूं इस बात पे। अगली फाइट पे अगर आते हैं जल्दी से यार, जैरेड कैननियर वर्सेस माइकल वेनम पेज। अब यार इस फाइट के बारे में मैंने बहुत सोचा, और एक की चीज जो मैं बार बार सोच रहा था, मतलब जिसके बारे में, यार माइकल पेज इज जस्ट टू फास्ट। ठीक है, वो बहुत तेज हैं, शारा बुलेट के अगेंस्ट भी कुछ ज़्यादा ही मुझे वो तेज़ लग रही थी। इवन दो थर्ड राउंड में थोड़े से स्लो डाउन होते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो एक शारा बुलेट से बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। उन्होंने कोई एडजस्टमेंट करने का ट्राई नहीं किया, कोई कुछ नहीं करने का ट्राई किया। मेरे को वो फाइट एक्चुअली, मतलब जो शारा बुलेट को मतलब सक्सीड होते हुए देखना चाहता था मैंने, लेकिन माइकल पेज को ही पिक किया था बिकॉज मैं जानता था कि ये होल्स हैं शारा मागोमेदोव की, क्या कहते हैं, गेम में। मुझे ऐसा लगता है माइकल वेनम पेज को बीट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर होने की ज़रूरत नहीं है। सरप्राइजिंग थिंग टू से, ठीक है, लेकिन इवन दो जैरेड कैननियर एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, मुझे लगता है एक गेम सेंस चाहिए होती है माइकल पेज को बीट करने के लिए। वो गेम सेंस जो है ना, इयन गैरी लेकर आए थे। इयन गैरी ने बहुत सिंपल गेम प्लान था उनका, ठीक है, एट रेंज स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, माइकल पेज लेकिन हमेशा ब्लिट्स करते हैं। हमेशा जो डिस्टेंस है वो इतनी तेज आपकी, क्या कहते हैं, क्लोज करेंगे। 1-2 पंच ट्राई करेंगे, लैंड हुआ तो हुआ, ना हुआ तो क्लिंच कर लेंगे। उस क्लिंच को यूज करना ही माइकल पेज को बीट करने का सॉल्यूशन है। जैरेड कैननियर के पास वो स्ट्रेंथ होगी, और वो, क्या कहते हैं, फाइट आईक्यू होता है यार, कि अच्छा ठीक है, क्योंकि माइकल पेज वन ट्रिक पोनी है। दूर से आप फाइट करेंगे, 2 मिनट में एक बार अचानक से ब्लिट्स करेंगे, आपको एक दो मारेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। वन ट्रिक पोनी है माइकल पेज, कुछ बहुत डायनामिक नहीं है उनका। ठीक है, ऊट पटांग ऐसा
कुछ कुछ स्पिनिंग किक वगैरह, इन बैकफिस्ट वगैरह कुछ क्लोज में मारेंगे, लेकिन ज़्यादातर उनका अटैक बहुत सेम रहता है। अचानक से ब्लिट्स करेंगे 1-2 दूर चले गए, अचानक से ब्लिट्स करेंगे 1-2 दूर चले गए। ये सिंपल गेम प्लान जैरेड कैनरियर के अगेंस्ट नहीं चलने वाला है। केविन हॉलैंड के अगेंस्ट चल सकता है, सारा बुलेट के अगेंस्ट मतलब चल सकता है मे बी। जैरेड कैनरियर इज़ अ वेटरन एंड ठीक है, इवन दो स्पीड का एडवांटेज माइकल पेज के पास रहेगा। हमें बहुत टाइम से मुझे लग रहा है, आई थिंक मैंने, अगर आपने मुझे बात करते हुए शायद लाइव भी सुना होगा, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है माइकल पेज जीतेंगे। लेकिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ यार, जैरेड कैननियर के पास वो है रोबो कॉप के अगेंस्ट, ग्रेगरी रॉड्रिगेज, एक मरॉडर के अगेंस्ट वो फाइट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंट गेम प्लान यूज़ करके, उनका डैमेज एवेड करके उनको इवेंचुअली ब्रेक डाउन किया। जैरेड कैननियर वैसे एक वेटरन है, ही विल फिगर यू आउट। फर्स्ट राउंड में उनको दिक्कत होगी, सेकेंड एंड थर्ड राउंड मुझे लग रहा है वो माइकल पेज से ले लेंगे। तो मुझे ये वही लग रहा है यार, मुझे लग रहा है ये यार एक डिसीजन तक जाने वाली है। एंड जैरेड कैनोनियर के पास वो दिमाग है, वो एक्सपीरियंस है कि माइकल पेज का जो वन ट्रिक पोनी है, एक ही चीज़ को बार 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 करेंगे, इवेंचुअली वो जैरेड कैनोनियर के हाथों में आएंगे, उनके बाहों में आएंगे और उनको बाहों में लेके वो ज़मीन पे उनको ले जाएंगे और फिर वहीं पे फिर फाइट टिकेगी। माइकल पेज का टेक डाउन डिफेंस इज़ नॉट दैट गुड। इयन गैरी एट विल ऑलमोस्ट उनको टेक डाउन कर रहे थे जब भी वो चाह रहे थे। वही मुझे लग रहा है कैनरियर इस फाइट में करने वाले, एंड बाय डिसीजन काफ़ी आराम से मुझे लग रहा है ये फाइट जीतने वाले कैनरियर। मूविंग ऑन, अब मैं जाऊंगा यार जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्राटेस पे। इस फाइट के बारे में जो नैरेटिव चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जल्दी से अगर बात करें, कार्लोस प्राटेस लोग बोल रहे हैं एक्सपोज हो गए इयन गैरी की फाइट में, एंड जेफ नील वो प्रॉपर एक पावर पंचर हैं जो कार्लोस प्राटेस को प्रॉब्लम दे सकते हैं। आई फील लाइक एट जिस स्टेज ऑफ हिस करियर में है कार्लोस प्राटेस, ठीक है, जिस स्टेज में अपने करियर में हैं, उस स्टेज में एक लॉस, एक हाई हाई लेवल लॉस उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड उनकी जो टीम है फाइटिंग नर्ड्स वाली, ये मैं ऐसा, अब मैं घर वापस चलते हुए आ रहा था शाम को, उसके बारे में मैं सोच रहा था, मैंने एक वीडियो देखी थी। कार्लो जो फाइटिंग नर्ड्स के जो हेड कोच हैं, वो भी चश्मा पहनते हैं, थोड़े से वाइट वाइट बाल है उनके, ठीक है, वो उन्होंने एक प्रॉपर एनालिस्ट हायर करा हुआ है जो हर एक फाइटिंग नर्ड्स की एनालाइज करता है, जो उनके ओपोनेंट्स होने वाले हैं उनकी एनालाइज करता है, क्या पंच कब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब देखो, टेप स्टडी सब करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ रहे फाइटिंग नर्ड्स वाले, लेकिन आई जस्ट फील लाइक जो टीम की एक एनर्जी होती है, कार्लोस प्राटिस ने लॉस लिया ठीक है, लेकिन टीम की एनर्जी प्लस जो एनालिटिकल माइंडसेट है, जो नर्डी माइंडसेट है, जो क्या कहते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग जाता है, मुझे लग रहा है वो नर्डी माइंडसेट, वो प्रॉपर जो उनका लॉस है प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, जेफ नील को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। तो कार्लोस प्राटिस को उन्होंने क्लियरली इस पूरे फाइट कैम्प में बताया होगा कि देखो ये सारे कारण हैं, तुम इसकी वजह से हारे थे, ठीक है, ये सब मत करना, अब ट्रेन करते हैं इनके, ये कैसे अवॉइड करना है अब ट्रेन करते हैं। मुझे लग रहा है ही सराउंडेड बाय किलर्स, उनकी जो टीम है इट इज़ जस्ट वे टू स्ट्रॉन्ग। लॉस से बाउंस बैक करना आई फील लाइक बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास एक बहुत सॉलिड टीम होती है। मुझे लग रहा है कार्लोस प्राटिस के पास वो है, एंड वो बहुत अच्छा बाउंस बैक करने वाले हैं। एंड इवन दो जेफ नील बहुत टफ है, उनको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल है। टॉल एंड रेंजी स्ट्राइकर्स जैसे वंडर बॉय, उसके क्या कहते हैं शाफकात रखमानोव के अगेंस्ट भी, दो तीन नील मैग्नी के अगेंस्ट भी, जब लंबे लंबे हाथ लंबे पैर वाले लोग होते हैं, मतलब जेफ नील हैंड्स ऑफ स्टील तो है लेकिन थोड़े गिट्ठे से हैं वो साइज में वेल्टरवेट डिवीजन के लिए, तो थोड़े वो स्ट्रगल करते हैं ऐसे मोमेंट्स में, स्पेशली अगेंस्ट मतलब टॉल एंड रेंजी स्ट्राइकर लाइक कार्लोस प्राटिस। मुझे लग रहा है कार्लोस प्राटिस सेकेंड या थर्ड राउंड में वो फिनिश निकालने वाले हैं। जो गलतियां थी इयन गैरी के अगेंस्ट, वो पक्का मुझे लग रहा है अवॉइड करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एज अ फाइटर। इयन गैरी का लॉस उनके करियर का सबसे बड़ा विन होने वाला है मेरे ख्याल से। मूविंग ऑन, अब आते हैं लेरोन मर्फी वर्सेस एरन पीको। अब देखो यार, आपने अगर मेरा कोई भी लाइव स्ट्रीम देखा हो, पावर हाउस भाई के साथ भी एक्सटेंसिवली मैंने उस पर बात करी थी, पावर हाउस भाई एरन पीको को लेके काफ़ी बुलिश है मेरे ख्याल से। जब हमारी एटलीस्ट लास्ट बात हुई थी, तब तो वो तो बोल तो रहे थे कि यार वो दागिस्तान में ट्रेन करते हैं एंड वो एंड ठीक है, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो पीको के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। एंड पीको डिसेंट लग रहे हैं, ही इज़ रियली गुड। फ्री स्टाइल रेसलिंग में उनके बहुत एक्कोलेड्स हैं, गोल्ड मेडल यहाँ वहाँ से पता नहीं कहाँ से लाए हैं। उसके अलावा बहुत बढ़िया नॉकआउट आर्टिस्ट हैं प्रॉपर। इलिया टुपुरिया वाली मुझे इनसे वाइब आ रही है, ठीक है, ग्रेट रेसलर, लेकिन स्ट्राइकिंग उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और फिर प्रॉपर नॉकआउट पावर लेके आ रहे हैं।
मुझे बस ऐसा लग रहा है। और देखो, अगले आधे मिनट में मैं वही बात करने वाला हूँ जो मैंने 3-4 बार वीडियोज़ में करी हुई हैं। अगर आपने सुना है तो आगे बढ़ा दो। लेकिन यार, बार-बार हम लोग एक चीज़ ये देखते हुए आ रहे हैं। पैची मिक्स की बात करो, पैट्रिशियो पिटबुल की बात करो। इवन दो आई नो एरन पिको सिर्फ 28 साल के हैं, पिटबुल 38 साल के थे, पिको इज़ मोर क्लोजर टू हिज प्राइम, एंड इवन दो वो डेवलप करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जो कंपटीशन एरन पिको फेस करते हुए आए हैं, जो कंपटीशन से वो क्या कहते हैं compete करते हुए आए हैं, उनको नॉकआउट करते हुए आए हैं, अरे भाई हाईलाइट रील, इट इज़ जस्ट नॉट इवन फकिंग क्लोज टू व्हाट यू विल फाइंड इन द यूएफसी। यूएफसी के अनरैंक्ड फाइटर्स, जिन फाइटर से एरन पिको को, लाइक जिन फाइटर्स के अगेंस्ट एरन पिको ने फाइट किया है, यूएफसी के अनरैंक्ड फाइटर्स फेदर वेट के, आपको उनसे अच्छे मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट आयरन पीको आने वाले हैं फ्रॉम दैट। उनको बहुत टाइम भी हो गया है मेरे ख्याल से फाइट करे हुए, मिनिमम 1 साल मेरे ख्याल से उनको हो गया है। अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने अपने बेस्ट जो कंटेंडर से उनसे फाइट नहीं करी थी। ही इज़ नॉट इवन बिन अ चैंपियन इन पीएफएल, ठीक है। अब उनको डायरेक्ट एक अनडिफीटेड प्रॉस्पेक्ट लेरोन मर्फी में मिलने वाले हैं। एक तो भाई ये बात हो गई मुझे, और ओके, प्लस यूएफसी 319 के इतने बड़े कार्ड के को मेन इवेंट में आई जस्ट फील लाइक ये स्टेज बहुत बड़ा है, ये कंपटीशन लेवल अलग होने वाला है। सेम चीज़ पैची मिक्स अगेंस्ट दिखी थी, सेम चीज़ हमको पैट्रिशियो पिटबुल के अगेंस्ट दिखी थी, और मुझे जेन्युइनली लग रहा है सेम चीज़ एरन पिको के अगेंस्ट दिखने वाली है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आई फील लाइक एरन पिको का की इसमें होने वाला है अब उनका क्या कहते हैं, उनका टेक डाउन थ्रेट। लेरोन मर्फी और जॉश एमिट की भी जब फाइट हुई थी, काफ़ी वो टेक डाउन हुए थे, आई थिंक 4-5 बार हुए थे वो टेक डाउन, लेकिन उन्होंने डिफेंड भी बहुत अच्छा किया था। तो ऐसा नहीं है कि लेरोन मर्फी छू के टेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, उनका बहुत डिसेंट टेक डाउन डिफेंस है, लेकिन वो टेक डाउन इंट्रोड्यूस करके कुछ ओपनिंग्स खुलती हैं ओवर हैंड्स, राइट हैंड्स की, लेफ्ट हैंड्स की एरन पिको के लिए। आई जस्ट फील लाइक लेरोन मर्फी एकदम एग्जैक्टली वैसे फाइटर हैं जो एक पावर पंचर, जो अपने हैंड्स पे बहुत रिलाई करते हैं, जो एरन पीको हैं, उनको एकदम क्या कहते हैं स्टाइफल करने के लिए परफेक्ट है, उनको एकदम शांत करने के लिए एकदम परफेक्ट है। जॉश एमिट भी बहुत भयंकर पावर पंचर, वो ढूंढ ही नहीं पाए लेरोन मर्फी को। वो ब्राइस मिचेल को नॉकआउट करते हुए आ रहे थे, लेकिन लेरोन मर्फी को ही जस्ट कुड नॉट फाइंड हिम। तो मुझे लग रहा है यार, ओवर 3 राउंड्स लेरोन मर्फी जो हैं दूर रहेंगे। एरन पिको का जो ऑफेंस है वो इजीली इवेड करने वाले हैं। मतलब ठीक है, वो पहले ड्रॉप हुए हैं अपने करियर में, लेकिन जॉश एमिट के अगेंस्ट उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई थी, अपने सेफ रहने की कैपेबिलिटीज उन्होंने बहुत दिखाई थी। एंड मैं इस चीज़ से एंड करूंगा, मैं लेरोन मर्फी को पिक कर रहा हूँ आज की डेट में, बिकॉज एरन पिको एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप अप लेने वाले हैं। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा, आई फील लाइक एरन पिको के पास फेदर वेट में चैंपियन होने का ज़्यादा अच्छा चांस है कंपेयर टू लेरोन मर्फी। मुझे लग रहा है सिर्फ 28 साल के हैं, 2-3-4 साल हैं उनके पास अपने प्राइम में आने के लिए, फाइट्स लेके थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। जो टाइम पिटबुल के पास आप मेरे ख्याल से नहीं है, जो टाइम आई डीवन से पैची मिक्स के पास नहीं है, वो टाइम एरन पिको के पास है। लेरोन मर्फी आई डोंट थिंक कभी चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन जो संडे को फाइट होने वाली है उसमें लेरोन मर्फी जीतने वाले हैं बाय डिसीजन ओवर एरन पीको। मूविंग ऑन, फाइनली आने वाले हैं हम लोग ड्रीकस डुप्लेसी वर्सेस हमजा चिमाएव, जिस फाइट का सबको बहुत टाइम से इंतजार था। और अगर आप सीधा इस पॉइंट तक स्किप करा है आप लोगों ने, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसका भी ब्रेक डाउन दूंगा, फाइट कंपेरिजन भी करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं, ठीक है। लाइक करे बिना मत जाना, बहुत लोग ऐसे ही आए हुए कि भाई हमजा चिमाएव का आ गए ना, बस ठीक है। चलो अब बात करता हूँ उसके बारे में। मैंने कल भी एक डाली थी वीडियो, कल ना सॉरी परसों, कब डाली थी यार, जब मैंने बात करी थी कि सब जो बात कर रहे हैं यार गैस टैंक, यार हमजा चिमाएव गैस टैंक पहले राउंड में सर्वाइव कर गए तो बाकी मतलब पेल ही देंगे डुप्लेसी। आई डोंट थिंक एक एमएमए फाइट कभी भी इतनी वन डायमेंशनल होती है या 2 डायमेंशनल होती है कि हाँ या तो ये या तो वो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ ही आप दिमाग से आप हटा दो। मैंने क्लियरली कहा था कि मैं हमजा चिमाएव को पिक कर रहा हूँ, और मैंने हमजा के फेवर में कुछ बात काफ़ी कही थी उस वीडियो में। अब मैं बात करने वाला हूँ हमजाद की अगेंस्ट क्या क्या जाने वाला है। मैं 2 की पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जो सबसे मतलब जिनको सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, ये दोनों चीज़ें हमजा चिमाएव के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती हैं। पहली बात, रिकस डुप्लेसी का माइंडसेट। जब लोग हमजा चिमाएव को फेस करते हैं, सब बात कर रहे होते हैं कि आई एम गोना स्टॉप द टेक डाउन, आई एम गोना स्टॉप द टेक डाउन, अवॉइड द टेक डाउन, ये टेक डाउन, वो टेक डाउन। अभी एट दिस स्टेज सबको रियलाइज हो गया है कि आप हमजा चिमाएव का टेक डाउन नहीं स्टॉप करने वाले हो। जिस हिसाब से
वो राउंड 1 में आते हैं, जितनी दूर और जितना लो वो एक टेक डाउन अटेम्प्ट करते हैं आप पे, आप वो उसको नहीं अवॉइड करने वाले हो। इट्स इम्पॉसिबल, यू विल गेट टेकन डाउन बाय हमजा चिमाएव इन राउंड 1। कोई एस्केप नहीं कर रहा है। एंड एग्जैक्टली ये माइंडसेट रिकस डुप्लेसी लेके आ रहे हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है इसको लेके कि हाँ, मतलब इज हमजा चिमाएव गोना टेक मी डाउन, एब्सोल्युटली ठीक है, एंड देन ही हैज टू डील विद मी ऑन द ग्राउंड, मैं भी उनको टेक डाउन करूंगा। मतलब ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं कि आप भिड़ ले, कर मुझे टेक डाउन, मैं रेडी हूं, मुझे पता है तू करेगा, मैं रेडी हूं तब भी। ये माइंडसेट मुझे ऑनेस्टली लग रहा है हमजाद के सारे ओपोनेंट्स में उनको पहली बार मिलने वाला है। अब यार दूसरी बात जो थी, अब मुझे नहीं पता आप लोग उसको कैसा रिसीव करोगे, मुझे लग रहा है कमेंट्स में आप लोग मुझे गरियाओगे, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लगाना, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अपने पूरे यूएफसी करियर में हमजा चिमाएव को सिर्फ 3 लोगों के गले मिले हैं। लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि यार ठीक है वो चोकआउट करने वाले हैं, वो चोकआउट करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। उनको 3 लोगों के एक्चुअली चोक करने के लिए उनका गला मिला है। केविन हॉलैंड, ली जिंगलियांग और एक बहुत पहले पहली फाइट थी उनकी। रॉबर्ट विटेकर को आप बोलोगे, लेकिन वो चोक नहीं था, वो उनका उनके जबड़े के अक्रॉस उनका हाथ चला गया। और रॉबर्ट विटेकर को ऑलरेडी पहले से एक जॉ इंजरी थी, हमजात ने जोर से दबाया और वो जबड़ा टूट गया। ठीक है, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ ये विन, बहुत बढ़िया विन थी, लेकिन उनको गिलबर्ट बर्न्स का गला नहीं मिला, उनको कमारू उस्मान का गला नहीं मिला, उनको रॉबर्ट विटेकर का भी नेक नहीं मिल रहा था। जबड़े के अक्रॉस उन्होंने खींचा एंड जस्ट बिकॉज उनकी इंजरी थी वो टीथ केविन कर गए उनके। अगेन नॉट डिस्क्रेडिटिंग, ऑल आई एम सेइंग इज, जो ये नैरेटिव चल रहा है कि वो यार चोक आउट करने वाले हैं फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर, हाई लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट उनको चोक नहीं मिलता है, उनको बहुत दिक्कत होती है वो चोक मिलने में। एंड मुझे जेन्युइनली लग रहा है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा उनकी फाइट में, बिकॉज रिकस डुप्लेसी का भी जुजित्सु बहुत अच्छा है, उनको बहुत आसानी नहीं होगी उनका गला मिलने में। आई लोग बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर चोक होने वाले हैं। इवन दो मैंने हमजा चिमाएव को पिक किया है, बाय द वे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने हमजा चिमाएव को पिक किया है इस फाइट में, मैं बात करूंगा उसके बारे में भी। आई जस्ट फील लाइक जो फर्स्ट राउंड भयानक ब्लिट्स करके चोकआउट जो होने वाला है, मुझे नहीं लगता है वो होने वाला है। आई फील लाइक रिकस डुप्लेसी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू वो चोक अवॉइड करने के लिए। बट लास्ट वीडियो में जो मैंने बात करी थी, आई जस्ट फील लाइक जो इंटेंसिटी हमजा चिमाएव लेके आएंगे, जो बात लोग कर रहे हैं कि यार हमजा चिमाएव टायर वाला गैस आउट करने वाले हैं, रिकस डुप्लेसी भी गैस आउट करने वाले हैं। आप ठीक है, लोगों ने कुछ बोला था कि यार उनकी सर्जरी हो गई है नाक की, तो उनका कार्डियो इम्प्रूव हो गया, ओके ग्रांटेड, श्योर, लेकिन ब्रंसन के बाद से किसी ने भी बहुत कार्डियो इंटेंसिव फाइट उनके साथ करी ही नहीं है, किसी ने भी उनकी ग्रैपलिंग बहुत कुछ खास टेस्ट नहीं करी है। विटेकर ने थोड़ा सा उनको टेक डाउन किया था, पर विटेकर कोई चिमाएव नहीं है, दोनों थकने वाले हैं इस फाइट में। एंड डीडीपी ने अपने इंटरव्यूज में एक बात कही है, दिस फाइट इज गोना बी अबाउट हु हैज़ द मोस्ट हार्ट, एंड आई जेन्युइनली बिलीव वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। टेक्निकली ग्रैपलिंग में शिमाएव इज माइल्स अहेड ऑफ रिकस डुप्लेसी, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद शिमाएव एक बीस्ट से एक अच्छे फाइटर बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे फाइटर बन जाते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही इज अ फकिंग बीस्ट जिसके बाद इससे सब डरते हैं। सेकेंड राउंड में आप धीमे धीमे उनको थोड़ा टेपर ऑफ करना चालू कर जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि गैस आउट हो गए, लेकिन वो इंटेंसिटी बहुत चली जाती है। एंड हमजा चिमाएव विदाउट हिज इंटेंसिटी इज नॉट हमजा चिमाएव, ही जस्ट हमजा चिमाएव। अब मैं ये बात बोलूंगा, ठीक है, अब फर्स्ट राउंड की हमने बात कर ली, मुझे लग रहा है ये फाइट फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड जाने वाली है, सिंपल एज दैट। आई जस्ट फील लाइक रिकस डुप्लेसी का जो गूफी एस स्टाइल है, एक पॉइंट के बाद वो नहीं चलने वाला है। एक पॉइंट मतलब रिकस डुप्लेसी वैसे फाइटर है जिनको आपको देख के लगता है हाउ द फक आर यू चैंपियन, आप कैसे आप यहाँ हो कैसे, आप बने कैसे, इवन दो इज रियली गुड, बहुत बढ़िया फाइटर है वो। रॉबर्ट विटेकर को उन्होंने फिनिश किया है, आडेसाना को उन्होंने फिनिश किया है, शॉन स्ट्रिकलैंड को 2 वॉर्स करी है उन्होंने उनके अगेंस्ट, ठीक है, तो ही इज रियली फकिंग गुड। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको वो ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको टेक्निकली मैच करके, आपको टेक्निकली ज़्यादा क्या ही इज गोना बी बेटर देन यू टेक्निकली, ठीक है, वो होने वाला है मुझे लग रहा है इस फाइट में। मुझे लग रहा है हमजा चिमाएव सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड में भी अगर फाइट गई तो वो टेक डाउन्स निकालेंगे, बिकॉज रिकस डुप्लेसी इज वेरी स्लॉपी, वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं ऊट पटांग की, एंड उन मिस्टेक्स को के ऊपर ऐसा शॉन स्टिकलैंड ने मतलब वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, इजराइल अडेसाना कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बिकॉज सबको स्ट्राइक करना था रिकस डुप्लेसी के साथ।
लेकिन हमजा चिमाएव वो जो स्लिप्स हैं, जो ऊट-पटांग पता नहीं क्या हुआ करके बैक दे देते हैं ड्रिगस डू प्लेसी, उन चीज़ों पे कैपिटलाइज़ करेंगे हमजा चिमाएव। वो ग्रैपलिंग प्रेशर लगातार रहेगा ड्रिगस डू प्लेसी पे एंड ड्रिगस डू प्लेसी इवेंचुअली जब फर्स्ट राउंड चला गया, सेकंड राउंड चला गया, जब थकना चालू करेंगे, तो उनको उठने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं यार थर्ड या फोर्थ राउंड सबमिशन बोलने वाला हूँ। इवन थर्ड या फोर्थ राउंड सबमिशन बाय हमजा चिमाएव। मैंने लास्ट वीडियो में किया था प्रेडिक्ट, इस वीडियो में भी यही होने वाला है। अगेन जो मैंने 2 बातें कही थी, उनको दिमाग में रखना इस फाइट में। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है इस फाइट में। अब जल्दी से प्रीलिम्स का अगर मैं रिव्यू करूँ यार, बहुत बढ़िया फाइट्स हैं उनमें भी। ये जेरल मेरशर वर्सेस मिचेल ओलिवे, वो भी एक अच्छी फाइट है। चेज हूपर एक प्रॉस्पेक्ट बनते हुए तो आ रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में। उनको एलिस हर्नांडेज करके एक डिसेंट गेट कीपर आप मान लो, उनके अगेंस्ट फाइट होने वाली है। एडसन बारबोजा का कमबैक होने वाला है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फाइट है। आई फील लाइक एडसन बारबोजा को अब रिटायर कर जाना चाहिए, टाइम उनका आ गया है, लेकिन ये फाइट विनेबल है उनके लिए। देखते क्या होता है। ब्रायन बैटल अमेजिंग मिडिल वेट प्रॉस्पेक्ट। एक सेकंड, इन्होंने वेल्टर वेट में नहीं फाइट करी थी, मिडिल वेट में कहाँ से आ गई है? होल्ड ऑन। ओके, शायद वो वेल्टरवेट में थे पहले, फिर वेट कट में उनकी दिक्कत हो रही थी, मिडिल वेट में अब आ गए। उनकी फाइट होने वाली है नूर सुल्तान रूज़ीबोएव। बहुत अच्छे स्ट्राइकर है ये ओवरऑल, बट आई फील लाइक ब्रायन बैटल थोड़ा सा ये एज करने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत ही मतलब बहुत डिसेंट टेस्ट है उनके लिए, ब्रायन बैटल के लिए। इवन दो वो अपना साइज का एडवांटेज जैसे उन्होंने रैंडी ब्राउन के अगेंस्ट यूज़ किया था, इवन दो बहुत क्लोज फाइट वो हो गई थी, बट वो साइज एडवांटेज उतना अच्छा से नहीं यूज़ कर पाएंगे मिडिल वेट में, स्पेशली अगेंस्ट रोजी बोए। बट आई फील लाइक वो फाइट जीतने वाला है ये वाली। और हाँ यार, उसके बाद मतलब अर्ली प्रीलिम्स में 2 फाइट हैं फालतू सी, बट वो था पूरा कार्ड यार। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको क्या लग रहा है मेन इवेंट में कौन जीतने वाला है। उसके अलावा अगर यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन आपको देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसका रिएक्शन भी डालूंगा। संडे को मैं क्या कहते हैं, फाइट जब चालू होंगी, फाइट जब चल रही होंगी, इवेंट के टाइम भी मैं लाइव आऊँगा। तो बहुत कुछ होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।